नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे स्किल इंडिया एकेडमी में। यदि आप आईजीएम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, नहीं तो पेपर के बाद बहुत पछताओगे। तो शुरू करते हैं हम आज सेकेंड क्लास मैथ्स की, जिसमें टेक्निकल की मैथ्स रहेगी और प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन रहेंगे। तो जो फर्स्ट वाली क्लास थी हमारी, उसमें क्वेश्चन नंबर था हमारा 20। इसमें बहुत सारे लोग कमेंट करके बोल रहे हैं कि सर 20 नंबर का हमारा आंसर नहीं आया, इसको सॉल्व करके बताओ। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन था। तो चलो हम शुरू करते हैं। आप ये रीजनिंग के क्वेश्चन का तोड़ निकालते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, 6 व्यक्ति STUV W और जेट एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। T और W के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। जेड और W का निकटतम पड़ोसी है। S जेड के बाएं तीसरे स्थान पर है। U W का निकटतम पड़ोसी है और बी टी के निकट बाएं नहीं बैठा है। प्रश्न क्या है, आंसर क्या पूछ रहा है ये, जेड के दाईं ओर से गिनने पर यू और जेड के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। इसका आंसर है कितना? 3। ठीक है, तो हमें इसको निकालना है। अभी देखो क्या है, 6 लोग बैठे हैं, ठीक है, तो हमको गोल सर्कल बनाना है। ठीक, और इसमें 6 लोग बिठाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब क्या बोल रहा है, टी और डब्ल्यू के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। मतलब मैं क्या बोलूँ, यहाँ पर डब्ल्यू रख दूं और यहाँ टी रख दूं, टी टी, ये सीक्वेंस सही बन जाएगी। टी और डब्ल्यू के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। अगला है, टी जेड जो है डब्ल्यू का निकटतम पड़ोसी है। जेड जो है डब्ल्यू का निकटतम पड़ोसी है। जेड या तो यहाँ आ सकता है या फिर यहाँ आ सकता है। ठीक, दोनों रख सकते हैं। अगला देखते हैं, एस जो है जेड के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। अब यहां से देखते हैं तो एस जो है जेड के बाएं तीसरे स्थान पर, जेड के 1, 2, 3 में तो यहाँ टी बैठा हुआ है, मतलब जेड यहाँ पर नहीं आएगा। जेड कहाँ आएगा? जेड आएगा हमारा यहाँ पर। तो देखते हैं, जेड एस जो है जेड के बाएं तीसरे स्थान पर। अपना एक, सॉरी, एक गलत हो गया अपना यहाँ पर। जेड का जो है, हाँ ठीक, जेड का बायां किधर होगा? जेड का बायां इधर साइड होगा ना, ठीक है। ठीक, वो सही सीक्वेंस थी। अब ये बोला जेड एस जो है जेड के बाएं तीसरे स्थान पर। जेड का बायां तीसरा किधर होगा? ये इधर उसका दायां होगा, इधर बायां होगा। ठीक, क्योंकि केंद्र की ओर मुख करके बैठा। तो जेड के बाएं तीसरे स्थान पर, तो 1, 2, 3, यहाँ पर कौन बैठा है? हमारा एस। अगली लाइन है, यू जो है डब्लू का निकटतम पड़ोसी है। यू जो है डब्लू का निकटतम पड़ोसी है। अभी बचा कहाँ है यहाँ पर? ये। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? यू। अभी ये बोल रहा है कि भी टी के निकट बाएं नहीं बैठा है। बी जो है, ये टी है, टी के निकट बाएं कौन नहीं बैठा है? बी, क्योंकि यहाँ तो जेड बैठ चुका ना, तो बी कहाँ आएगा हमारा? यहाँ पर। ठीक, ये सीक्वेंस बैठ गई हमारी। अब प्रश्न पूछता है, जेड के दाएं गिनने से, जेड के दाएं गिनने से, इधर साइड गिनने से यू और जेड के बीच में, यू और जेड के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो कितने व्यक्ति बैठे हैं यहाँ से? 1, 2, 3। एस बैठा है, भी बैठा है और टी बैठा है। कितने लोग बैठे? 3 लोग। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? 3। ठीक, तो ये इसकी, ये स्टेटमेंट के ये सही इसका डायग्राम होगा, है ना। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, 3 इसका आंसर होगा। ये पिछली क्लास का क्वेश्चन था। अभी टेक्निकल में क्या पूछता है, टेपिंग ड्रिल साइज। टेपिंग ड्रिल साइज क्या होता है? मेजर डायमीटर माइनस पिच। अभी इसमें आप देखो, मेजर डायमीटर क्या होता है।
ये हमारी थ्रेड होती है। इसमें क्या होता है, ये हमारा रूट होता है, इसको हम रूट बोलते हैं, इसको क्रेस्ट बोलते हैं। ठीक, इस वाले भाग को फ्लैंक बोलते हैं, फ्लैंक। ठीक, ये हो गया हमारा। यहाँ से यहाँ तक क्या होगा हमारा मेजर डायमीटर। ठीक, ये वाला भाग क्या होगा, ये होगा माइनर डायमीटर, माइनर डायमीटर। ठीक, एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट के बीच की दूरी क्या होगी हमारी, पिच। ये हो गई पिच। ठीक, अभी यहाँ से जो है, यहाँ तक की दूरी निकालेंगे हम, लंबवत दूरी निकालेंगे, तो इसको बोलते हैं हम गहराई। ये सारी क्वेश्चन हमारे थ्योरिकल रूप में आते, पूछते हैं, परिभाषा के रूप में पूछता है कि किसको क्या बोलते हैं ना। तो नीचे वाली भाग को क्या बोलते हैं हम, आड़ी जो फ्लैंक से मिलकर नीचे वाला जो भाग होता है उसको रूट बोलते हैं, ऊपर वाले को क्रेस्ट बोलते हैं। आड़ी, आड़ी जो सतह होती है उसको बोलते हैं हम फ्लैंक। फिर लंबवत नापे पर गहराई, ये माइनर डायमीटर, ये मेजर डायमीटर। अभी पूछता है पिच डायमीटर। तो पिच डायमीटर क्या होता है, ये जो यहाँ से आधे भाग जो होता है ना, ये बीच में कटेगा, इसको बोलते हैं हम पिच डायमीटर, पिच डायमीटर। यहाँ से यहाँ तक के भाग को बोलते हैं हम पिच डायमीटर। ये पूरा हो गया मेजर डायमीटर, ये छोटा वाला माइनर डायमीटर, ये हो गया पिच डायमीटर, ये होगा हमारी गहराई, इसको बोलते हैं हम क्रेस्ट, इसको रूट, इसको फ्लैंक। ठीक, वही यहाँ से एक क्रेस्ट से दूसरी क्रेस्ट की, मतलब एक एक सिरा, मतलब एक ऊंचे भाग से दूसरे ऊंचे भाग के बीच की दूरी क्या बोलते हैं, पिच। वो इस चीज, इस टर्म को हमको याद रखना है, क्योंकि इससे परिभाषा के रूप में क्वेश्चन आता है। अभी क्या बोला, टेप ड्रिल साइज, मेजर डायमीटर, क्या होगा मेजर डायमीटर माइनस पिच। ठीक, अब इसको मैं मिटाता हूँ। परिभाषा पूछता है टेपिंग ड्रिल साइज बराबर क्या होता है, मेजर डायमीटर माइनस पिच। अब प्रश्न है M10 × 1.35 थ्रेड के लिए टेपिंग ड्रिल साइज क्या होगा। अच्छा, इस तरीके से पूछता है कि इसमें जो है, एक तो इसमें पूछा ट्रिप ड्रिल साइज होगा, अब आपको निकाल के बताना कि ट्रिप ड्रिल साइज क्या होगा। एक अलग से प्रश्न ऐसा आता है कि इसमें एम क्या है, एम 12 क्या है। ठीक, यह पूछता है 1.75 क्या है, प्रश्न देता। तो ये क्या होगा, 1.75 क्या होगा, पिच। और ये क्या होगा, टिप ड्रिल साइज, मतलब ये ड्रिल साइज होगा। ठीक है, M10 की थ्रेड काटना है, M10 क्या होगा, इस 10 की थ्रेड काटना है, डायमीटर है, और 1.75 क्या है हमारा, पिच। अब दूसरा मैथ्स का क्वेश्चन आता है इसमें, थ्रेडिंग के लिए ब्लैंक साइज क्या होगा। तो ब्लैंक साइज का फॉर्मूला क्या होता है, डी डी माइनस पी इंटू 10, मतलब डी 1.10 पी, ये भी होता है ना। फ्लैंक डायमीटर क्या होता है, फ्लैंक डायमीटर ड्रिल का डायमीटर माइनस P/10। अभी प्रश्न है, देखो यहाँ पर 1.5 पिच वाली M10 थ्रेड काटने के लिए ब्लैंक साइज, ब्लैंक का व्यास क्या ज्ञात करें। तो इसका आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। आपको फॉर्मूला ऊपर दिया है, उसका निकाल के बताना है। अगला है बोल्ट स्पिनर का नंबर। मैंने इंटरव्यू का क्वेश्चन पूछा था आपसे कि 20 mm डायमीटर का जो है बोल्ट है, उसको खोजने के लिए स्पिनर का नंबर क्या होगा। तो उसको निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1.5D+1, या फिर 1.5D+3, या फिर 1.5D। ये तीनों में से निकाल देते हैं, ज़्यादातर हमारा ये यूज़ होता है। जनरली इससे भी आता है, इससे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जब इंटरव्यू में पूछा जाए तो हमें तीनों फॉर्मूला बत याद होना चाहिए। अगला है ड्रिल टाइमिंग से। ड्रिल का टाइमिंग क्या होता है, 1.5, सॉरी, टी
प्लस 0.3D अपॉन 1.1 नहीं होता ना, टी प्लस 0.3D अपॉन आरपीएम इंटू फीट। जहां पर टी क्या है, थिकनेस ऑफ प्लेट, प्लेट की मोटाई है, डी क्या है, ड्रिल का डायमीटर है, और आरपीएम तो आरपीएम है, फीट क्या होती है, फीट की जो यूनिट होती है एमएम पर रेगुलेशन होती है, मतलब एमएम प्रति चक्कर इसकी यूनिट होती है। ये प्रश्न भी पूछता है हमसे कि फीट की यूनिट क्या होती है। तो इस ड्रिलिंग टाइमिंग से भी हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए ना। अगला, कटिंग स्पीड बराबर क्या होता है, कटिंग स्पीड बराबर पाई डी एन बटे 1000। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है, एक माइलस्टीन में ड्रिल करने के लिए 20 mm व्यास हाई स्पीड स्ट्रिप ड्रिल की स्पेंडल स्पीड कितनी होगी यदि कटिंग स्पीड 30 मीटर प्रति मिनट हो। तो इसका फॉर्मूला क्या है, कटिंग स्पीड इज इक्वल टू पाई डी एन बटे 1000। अब इसमें कटिंग स्पीड क्या दी है हमारी, कटिंग स्पीड दी है 30 बराबर पाई का मान 3.14 इंटू डी का मान क्या है, डी मतलब ड्रिल का व्यास इंटू एन हमको निकालना है ना, बटे 1000। अब इसको कैलकुलेट करके आपको सही आंसर निकालना, इसका आंसर लगभग 400 के आसपास आएगा ना। अगला है लेथ टाइमिंग। लेथ टाइमिंग क्या होती है, जॉब की लेंथ इंटू नंबर ऑफ कट अपॉन आरपीएम इंटू फीट, इसका फॉर्मूला होता है ना। अभी कटिंग स्पीड जो है, कटिंग स्पीड की यूनिट होती है मीटर प्रति मिनट। एक और होता है एम आर आर, मतलब कि मटेरियल रिमूवल रेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ कट आरपीएम इंटू फीट। ये जो है इसरो में पूछा गया प्रश्न, इसरो में इससे प्रश्न आ चुका है। ठीक, अभी है रिमर ड्रिल साइज। रिमर ड्रिल साइज क्या होता है, रिमर साइज माइनस अंडर कट प्लस ओवर कट। अभी ये ओवर अंडर कट तो समझते हैं, लेकिन ओवर कट क्या होता है, ड्रिल जो होता है अपने साइज से कुछ थोड़ा बहुत ज्यादा काटता है, एक्चुअल साइज में नहीं काटता, तो उसको बोलते हैं हम ओवर कट। अच्छा, हर साइज के लिए अलग अलग ओवर कट और अंडर कट रखा जाता है, ठीक है। अभी ट्रिम किए गए होल का व्यास 5 mm तक के लिए कितना रखेंगे हम अंडर कट, 0.1 से 0.2। 5 से 20 mm व्यास के ड्रिल के लिए 0.2 से 0.3, और 21 से 50 के लिए 0.3 से 0.5, और 50 से ऊपर के लिए 0.5 से 1 mm तक हम अंडर कट रखेंगे। अभी प्रश्न है, एक माइल स्टील जॉब में 12 mm व्यास का होल रिम करना है, रिमर साइज क्या होगा। अब इसका आपको आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में बताना है। अभी प्रश्न आता है, लीड बराबर क्या था, पिच इंटू नंबर ऑफ स्टर। इसमें पूछता है कि एक चक्कर में पिच के बराबर जो दूरी तय करता है उसको क्या बोलते हैं, तो ये ऐसे भी प्रश्न आता है, तो उसको बोलते हैं लीड। अभी देखो, मैं प्रॉफिट ऑन लॉस का प्रश्न है। 100 रुपए की राशि पर 10% की ब्याज दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और मिश्र धन क्या होगा। तो मिश्र धन क्या होता है हमारा, मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे हम तो हो जाएगा हमारा मिश्र धन। अभी 10% का फिक्सन निकालेंगे हम 2 वर्ष के लिए, तो ब्याज में क्या होगा, दोनों वर्ष का लगेगा, तो कितने परसेंट लग जाएगा, 20% लग जाएगा, ठीक है। तो 20 प्रतिशत हो जाएगा, तो 20/100, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, दो एक कम दो, दो पाँच, 1/5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा मूलधन, जो कि किसके बराबर है, 5 किसके बराबर है, 100 रुपए के मूलधन के बराबर है ना। और ब्याज कितना है हमारा, एक, तो 5 बराबर 100, तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 20। तो ब्याज कितना हो जाएगा हमारा, ब्याज आ जाएगा 20। इंटरेस्ट कितना है हमारा 20।
अभी इस 20 को क्या है, मूलधन में जोड़ देंगे। मूलधन कितना हमारा 100, तो 100 में जोड़ेंगे 20, तो मिश्र धन कितना जाएगा हमारा 120। तो प्रश्न क्या बोलता है, साधारण ब्याज क्या होगा और मिश्र धन क्या होगा। तो साधारण ब्याज होगा हमारा 20 और मिश्र धन होगा हमारा 120। तो सही आंसर ऑप्शन बी। अगला है, कोई राशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 226,400 रुपये हो जाती है। तो इसमें क्या रखना है, मूलधन निकालना है हमको ना। तो कौन सी राशि है जो इसके बराबर हो जाती है, मतलब ये क्या हमारा मिश्रधन। कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है, देखो देखो इसमें तो 20,000 दिया है, ये तो आप इससे निकालो या फिर मिश्रधन से निकालो। अभी क्या बोल रहा है, कोई राशि, कोई साधारण राशि 4% साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में इतना हो जाती। तो इसमें जो है 4 वर्ष का, 4% का साधारण ब्याज से 8 वर्ष का पूरा पैसा जोड़ा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 832 बटे परसेंटेज का 100। ठीक, ये हमारा मूलधन हो गया। और इस दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा मिश्र धन के बराबर हो जाएगा। 4 8 32, 4 दूनी 8 25। देखो एक इसको ऐसा नहीं करते अपन, क्या हुआ, 4% साधारण ब्याज वार्षिक ब्याज है 8 वर्ष के लिए, तो टोटल ब्याज दर कितना हो जाएगा, 832 बटे 100। ये हमारा क्या होगा, मूलधन, ये होगा हमारा इंटरेस्ट। और मिश्र धन कितना दिया हमारा, 26,400। तो मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 132, जो कि मूल राशि में कितना है हमारा, 26,400। तो 132 बराबर कितना हो रहा है, 26,400। तो एक बराबर कितना हो जाएगा, एक बराबर कितना आ जाएगा, एक बराबर क्या होता है, कितना कैसे करेंगे हम, 26,400 बटे 132। तो 32 से कम, 32, 32 दूनी 264, मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, 200। तो एक बराबर 200, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 20,000। तो मूलधन कितना है हमारा, 20,000। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो। अगला है, किसी राशि पर 7% वार्षिक सिंपल इंटरेस्ट की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 5600 रुपये है, तो वह राशि बताइए। किसी राशि पर 7% साधारण ब्याज की दर से, तो 7% साधारण ब्याज की दर से मतलब 4 वर्ष का जोड़ा, 28% ब्याज लग चुका है। और 28% ब्याज बटे परसेंटेज का 100, तो ये हो गया हमारा इंटरेस्ट, ये हो गया मूलधन, मूल राशि। अब ब्याज कितना है हमारा, 5600 रुपये। ठीक, तो 28 बराबर कितना हुआ, 56। हमें क्या निकालना, मूलधन, ये तो 100 वाली राशि निकालना। तो एक बराबर 28 बराबर 5600, तो एक बराबर कितना होगा, 28 एकम 28, 28 दूनी 56, तो 200। एक 28 बराबर 5600 और एक बराबर 200। तो मूल राशि कितनी हो गई, 100। तो 100 बराबर कितना जाएगा, 100 का गुना 2 जीरो और लगा देंगे, कितना जाएगा हमारा, 20,000। तो मूल राशि कितनी होगी हमारी, मूलधन 20,000। इसका सही आंसर 20,000। राशि पर 7% वार्षिक सिंपल इंटरेस्ट की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा हमारा, 5600 रुपये होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी। अभी इसकी जैसा एक और प्रश्न है, मूलधन, मूलधन ब्याज का अंतर जो है, मूलधन और ब्याज का अंतर 3500 रुपये है। 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में ब्याज कितना होगा। तो ये हम आपको निकाल के बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा ना, ये आपके लिए।
अगला है 1200 रुपए की राशि 5 साल में साधारण ब्याज 1000 रुपये से प्राप्त साधारण ब्याज से 30 रुपए अधिक है। तो इसमें जो है ब्याज दर निकालना हमको, तो ब्याज दर क्या होगी, कितने प्रतिशत का ब्याज दर लगा, निकाल के बताओ इसको सही आंसर क्या होगा कैसे। देखो 1200 रुपए की राशि है, वर्ष कितना है हमारा, 5 साल। ठीक। अभी ये क्या बोल रहा है कि 1000 रुपये से प्राप्त साधारण ब्याज है, दोनों का ईयर सेम है ना, 1000 रुपये से प्राप्त, ये भी 5 साल, 30 अधिक है, कितना अधिक है, 30 अधिक है। यहाँ जो ब्याज है और यहाँ जो ब्याज आ रहा है वो 30 अधिक है, तो मूलधन में कितना अधिक है, 200। ये 200 किसके बराबर है हमारा, 30 के बराबर है। तो 30 रुपये हमारा ब्याज हो गया, किसमें लगा, किसमें लग रहा है, 200 रुपये में, इनटू कितना समय कितना दिया हमारे, 5 साल, और निकालना कितना हमारा दर, तो x% बटे 100। तो दो जीरो से दो दूरी कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 इक्के 30, 2 एकम 2, 2 3 6। तो x बराबर कितना जाएगा हमारा, 3%। तो यहाँ पर ब्याज दर कितनी रहेगी हमारी, 3%। इसमें 6% दिया है, 3% आएगा ना। इसका सही आंसर होगा 3% ब्याज दर। अगला है 1700 रुपए की राशि 4 साल में प्राप्त साधारण ब्याज 1300 रुपए की राशि से प्राप्त साधारण ब्याज से 160 अधिक है, तो ब्याज की दर क्या होगी। दोनों सेम आंसर है, इसका भी आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। अगला है कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए ब्याज पर दी जाती है, यदि ब्याज की दर 3% अधिक है तो 300 रुपये ब्याज अधिक प्राप्त होता है, तो वह राशि क्या होगी। क्या बोल रहा है प्रश्न, कोई राशि 2 वर्ष के लिए ब्याज पर दी जाती है, ब्याज की दर 3% अधिक है, मतलब 2 वर्ष में कितना परसेंट, 2 वर्ष में कितना ब्याज लगेगा, 6% ब्याज लगेगा। ठीक। तो 6 रुपये ब्याज लगेगा किसमें, 100 में, जो कि ब्याज 300 रुपये अधिक है, तो 6 ब्याज किसके बराबर है, 300 के बराबर है। तो एक भाग कितना होगा, एक बराबर कितना जाएगा, 50। तो एक जो है, जो 100 रुपये में 6 रुपये ब्याज लग रहा है, जो कि यहाँ भाग में कितना है, 300 के बराबर है, तो एक बराबर कितना रहा, 50। तो 100 बराबर कितना होगा, 5,000। तो मूलधन कितना जाएगा हमारा, मूलधन कितना जाएगा, 5,000 रुपये। 5,000 रुपये में जो राशि में 2 वर्ष के लिए ब्याज लगेगा 3% अधिक होगा, तो 300 रुपये ब्याज दर अधिक प्राप्त होगा, तो वह राशि क्या होगी हमारी, 5,000। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी। ये प्रश्न भी वैसे ही है, कोई राशि 4% साधारण ब्याज की दर से कर्ज पर दी जाती है, यदि ब्याज की दर 5% कम हो तो 100 रुपये ब्याज कम प्राप्त होगा, वह राशि क्या होगी। तो इसका भी आपको निकाल के बताना। अगला है साधारण कंपाउंड इंटरेस्ट, 8,000 रुपये 5% वार्षिक दर, कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से तीसरे और दूसरे वर्ष का ब्याज का अंतर कितना होगा। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट कैसा निकालेंगे हम, तो ये क्या बोल रहा है कि 5%, 5% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 5/100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना है, 1/20, क्या है ब्याज की दर। अब बोल रहा 8,000 रुपये, 8,000 रुपये में दूसरे और तीसरे वर्ष का, 1 2 3, 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, कितना ब्याज लगाना हमको, 1/20। तो पहले वर्ष का कितना जाएगा, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, तो पहले वर्ष का ब्याज कितना होगा हमारा, 800। ठीक। यहाँ भी
800 दूसरे वर्ष में, यहाँ भी 800। अभी क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी इंटरेस्ट लगता है, तो यहाँ भी कितना आएगा, 1/20। तो इसमें दूसरे वर्ष में कितना ब्याज लगेगा, 100 से 100 कितना रुपए, 40 रुपए। ठीक है, यहाँ भी 40 रुपए। इतना समझ में आया आपको? सॉरी, यहाँ पर गड़बड़ हो गया, आपने बताया भी नहीं। देखो यहाँ पर 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, यहाँ 400 आएगा ना। पहले वर्ष में कितना इंटरेस्ट लगेगा हमारा, 400 रुपए। दूसरे वर्ष में भी 400 रुपए। तीसरे वर्ष में भी 400 रुपए। अभी क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी इंटरेस्ट लगता है। तो पहले वर्ष का जो ब्याज आया उसमें भी दूसरे वर्ष में ब्याज लगेगा। तो दूसरे पर पहले वर्ष में कितना, 400 ब्याज आया, तो ब्याज में भी ब्याज कितना, 1/20। तो 100 से 100 कितना रुपए जाएगा, 20 रुपए। यहाँ भी ब्याज लगेगा 20 रुपए, यहाँ भी ब्याज लगेगा। अभी क्या हुआ कि पहले वर्ष में तो लग गया, अभी दूसरे वर्ष में भी तीसरे वर्ष के लिए ब्याज लगेगा। तो यहाँ पर 400 में फिर लगेगा तो कितना जाएगा, 20। फिर 20 में भी 20 एक लगेगा, तो यहाँ पर कितना होगा, 1 रुपये लगेगा। अभी क्या बोल रहा है, तीसरे और दूसरे वर्ष, ये तीसरे और दूसरे वर्ष के ब्याज का अंतर क्या होगा। तो इसमें भी 400, यहाँ भी 400, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20। बचा क्या, कितना रुपए, 21 रुपये बच रहा है हमारा। ब्याज में अंतर कितना होगा, तो ब्याज में अंतर होगा हमारा 21 रुपये। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो। अगला प्रश्न है, 7500 रुपये, 4500 रुपये पर 4% वार्षिक कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से 1 साल का ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक है। तो ब्याज की इसमें क्या करते हैं हम, समय को डबल करते हैं और दर को आधी कर देते हैं। तो 1 साल का ब्याज निकालना हमको अर्धवार्षिक में। दर को क्या करेंगे हम यहाँ पर, आधी, 2/100 जाएगी, तो एक कम, दो। ब्याज दर कितनी हो जाएगी, 1/50। अभी 7500 रुपये 1 साल में निकाले, 2 बार निकालेंगे हम। 1/, तो पहले 1 साल में कितना होगा, 5 × 1 = 5, 5 × 5, ठीक है, 5 × 5 बचा एक, 5×3 = 15, 5 × 0, या 5 × 5 बचा 2, बच्चा 150। पहले वर्ष में कितना ब्याज लगेगा, 150। दूसरे वर्ष में भी कितना ब्याज लगेगा हमारा, 150। लेकिन क्या होगा, पहले वर्ष का जो ब्याज लगा है पहली 6 माही में, और दूसरी 6 में ब्याज में भी ब्याज लगेगा, तो 150 में भी यहाँ 1/50 लगेगा। तो कितना जाएगा हमारा, 3 रुपये यहाँ ब्याज लगेगा। वे क्या बोल रहा है, ब्याज की गणना करने। तो पहले वर्ष में 150, फिर दूसरे वर्ष में 150, और पहले वर्ष का जो ब्याज है उसमें भी 3 रुपये ब्याज आया। तो टोटल ब्याज कितना जाएगा हमारा, 303 रुपये। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, 303 रुपये। अगला प्रश्न, 8,000 रुपये, 20% वार्षिक ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से 1.5 वर्ष का ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर की गणना अर्धवार्षिक हो। तो इसका आपको निकाल के बताना है कि 8,000 रुपये में 1.5 वर्ष में, ठीक है। तो इसमें क्या है, दर को आधी कर देंगे हम, 10/100 जाएगा, तो 1/10। यहाँ भी 3 बार गणना करेंगे, ठीक है। तो इसका आपको कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर क्या होगा।